अगले 2-3 महीनों में 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें से हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच आ रहे अलग अलग सर्वे में कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं कांग्रेस तो कहीं किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इनमें से 2 छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। ये चुनाव 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इनके नतीजे 24 के लोकसभा पर बड़ा असर डालेंगे। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा और कांग्रेस दोनों दल बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन तीनों राज्यों में 9 ऐसे छोटे दल हैं जो दोनों ही बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ने को पूरी तरह से आतुर हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने छोटे दलों को नहीं साधा तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़। 2024 लोकसभा से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, मोदी सरकार के लिए ये सबसे अहम चुनाव साबित होंगे। तीसरी बार सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा को इन चुनावों में जीत बेहद जरूरी है। इनमें सबसे अधिक सीट वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी नतीजे कई हद तक 2024 की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। इन राज्यों में जीत दर्ज करने वाली पार्टी एक बड़े मनोबल से 24 के रण में उतरेगी। भाजपा अगर यहां जीत दर्ज करने में कामयाब होती है तो पूरे देश में उसका माहौल बनेगा, और अगर कांग्रेस इसमें कामयाब होती है तो न केवल गठबंधन में कांग्रेस का पक्ष सबसे मजबूत होगा, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस एक नए उत्साह से चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी और ये विपक्षी खेमे में भी जोश भरेगी। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ छोटे ऐसे दल भी हैं जो इन दोनों पार्टियों में किसी की भी पार्टी का गणित बिगाड़ सकते हैं। इन राज्यों का समीकरण हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जरा गौर से सुनिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां लोकसभा की 29 सीटें हैं, जहां से 2019 में मोदी सरकार 28 सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस ने उसको नजदीकी मुकाबले में हरा दिया और राज्य की सत्ता पाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि कुछ समय बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों को लेकर भाजपा में शामिल हो गए और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अल्पमत के कारण गिर गई और शिवराज फिर से एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा को फिर कड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही है और एक बार फिर भाजपा कांग्रेस में यहां कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार छोटे दल और निर्दलीय यहां किसी भी पार्टी का समीकरण बिगाड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। यह भी संभव है कि चुनाव नतीजों के बाद ये किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इनमें से 47 अनुसूचित जनजाति और 35 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों के अलावा 41 और सामान्य सीटें हैं, जहां SC/ST वोटर हार जीत तय करते हैं। यानी कुल 123 सीटों पर तगड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि इन सीटों पर 3 छोटे दलों की मौजूदगी और अच्छी पकड़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बुंदेलखंड क्षेत्र में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक प्रमुख सियासी खिलाड़ी है। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में दलित मतदाताओं पर बसपा का काफी अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसी तरह महाकौशल क्षेत्र की कई सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 5 साल पहले यानी 2018 के चुनावों में जीजीपी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर कुल 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस गठबंधन को सिर्फ एक ही सीट मिल पाई थी। इन दोनों के अलावा हीरालाल नेतृत्व वाली जय आदिवासी युवा शक्ति इस साल मई में मध्य प्रदेश में ST के लिए आरक्षित 47 सीटों सहित कुल 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया था और इसी की टिकट पर हीरालाल विधायक भी चुने गए थे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन छोटे दलों की खींचतान की वजह से भाजपा या कांग्रेस किसी को भी नुकसान हो सकता है। इन छोटे दलों का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में देखें तो एक बड़ा अंतर दिखाई देता है, लेकिन वहीं मत प्रतिशत विधानसभा चुनावों के नतीजों पर बड़ा असर डालता दिखाई देता है और किसी भी सीट पर जीतने वाले प्रत्याशी का समीकरण खराब कर सकता है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी कई दल दोनों राष्ट्रीय दलों का गेम बिगाड़ने के लिए तैयार हैं।
छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी वोट बैंक और सीटों की है। राज्य की 90 सीटों में से 29 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, जबकि अन्य 20 सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 2018 का विधानसभा चुनाव बसपा के साथ गठबंधन में लड़ा था और कुल 11% वोट परसेंट के साथ 7 सीटें जीती थीं। इस बीच अनुभवी आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम द्वारा स्थापित पार्टी हमर राज तेजी से अपना विस्तार कर रही है। नेताम बस्तर क्षेत्र से आते हैं। वो बसपा और सीपीआई के साथ गठबंधन कर 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। बसपा का राज्य भर में दलित वोटों के एक वर्ग पर खासा प्रभाव माना जाता है। ये भी यहां भाजपा और कांग्रेस किसी भी पार्टी का गणित पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद केजरीवाल की पार्टी आप भी यहां अपना दम दिखाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है, जो कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 9 गारंटी दी हैं। उन्होंने इस दौरान दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की तुलना की। आप नेता व दिल्ली के सीएम ने अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी की सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। दरअसल कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार पर केजरीवाल ने ऐसे वक्त में ये टिप्पणी की है जब दोनों पार्टियों के बीच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। केजरीवाल के यहां चुनाव लड़ने का असर कांग्रेस पर ज्यादा पड़ने के आसार लग रहे हैं। अगर आप यहां थोड़े वोट काटने में भी कामयाब हुई तो किसी भी पार्टी का समीकरण पूरी तरह से बिगड़ सकता है, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है। राजस्थान में भी 3 छोटे दल सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। इनमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना पूर्व भाजपा नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने की है। वो 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए एनडीए से बाहर हो गए थे। उनका जाटों के बीच बड़ा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी भी एक सियासी खिलाड़ी है, जिसने पिछली बार एक विधानसभा सीट जीती थी। आरएलडी का यूपी से सटी सीमा खासकर भरतपुर, धौलपुर और अलवर के इलाकों में जाट वोटरों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा मायावती की बसपा भी राजस्थान में दोनों बड़े दलों के लिए सियासी शत्रु है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने कुल 4% वोट बैंक पर कब्जा किया था, जिसमें 6 सीटें जीती भी थीं। हालांकि बाद में बसपा के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये छोटे दल हालांकि ज्यादा सीटें तो नहीं जीत पाते हैं, लेकिन ये कई सीट पर इतना प्रभाव रखते हैं कि इनको मिलने वाला वोट प्रतिशत किसी भी दल के प्रत्याशी की जीत को हार में तब्दील कर सकता है। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस में यहां अंदरूनी जंग छिड़ी है, उसका थोड़ा फायदा छोटे दलों को जरूर मिल सकता है। राजस्थान में जातिगत समीकरणों का भी बड़ा असर रहता है। चुनाव नजदीक आने के साथ जातीय गणित को लेकर भी पार्टियां मंथन में जुटी हैं। लेकिन राजस्थान की बात करें तो यहां वर्षों से जातिगत समीकरण कई पार्टियों के लिए चौंकाने वाले रहे हैं। पूर्वी बेल्ट राजस्थान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो मीणा और गुजर वोटरों के लिए प्रभुत्व वाला क्षेत्र माना जाता है, जबकि शेखावटी और मारवाड़ बेल्ट महत्वपूर्ण जाट वोटों के लिए जानी जाती है। मीणाओं ने 2018 में अपने समुदाय के सबसे बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा को भी खारिज कर दिया था, जिससे सब लोगों को चौंकना पड़ा था। जाटों में हनुमान बेनीवाल ने रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने खुद को जाट नेता के रूप में प्रचारित किया था। ऐसे उदाहरणों से समझा जा सकता है कि राजस्थान में पार्टियों के लिए जातीय समीकरणों का अनुमान लगाना कितना कठिन है। इन राज्यों में सत्ता किसके पास जाएगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अलग अलग सर्वे में कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं कांग्रेस तो कहीं किसी भी दल को भी स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे।
सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए 11 दिसंबर को मतगणना होगी और इसी दिन नतीजे भी आएंगे। इसी दिन यह साफ हो जाएगा कि 2024 की राह किसकी आसान होगी और किसके लिए मुश्किलें पैदा करेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।